हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 741 बिगड़ा हुआ पोता पागल 6। वह पहले से ही झाओ परिवार का बहुत कर्जदार है और लिन फेंग और श्रीमती झाओ के साथ स्थिति एक अफसोसजनक आपदा थी। वह वास्तव में पश्चाताप कर रही थी। श्रीमती झाओ अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थीं और श्रीमती चांग का हाथ कसकर पकड़ रही थीं। आप भी एक पीड़ित हैं, प्रिय बहन। इसे संभाल कर रखें। जब भी आपको नर्सिंग होम में किसी चीज की तलब लगे तो किसी को उसे खरीदने के लिए भेज दें। अब मैं आपको यही दे सकती हूँ। श्रीमती चांग के चेहरे पर आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं। नर्सिंग होम का माहौल बहुत खुशनुमा था। श्रीमती चांग को यह बहुत पसंद था। इसके अलावा वहाँ बहुत से बुजुर्ग लोग भी थे, इसलिए देखभाल करने वाले लोग अपने खाली समय में उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले जा सकते थे। नी यांग ने आज ऑडिट के लिए हाल ही में खोले गए नूडल रेस्तरां की शाखा का दौरा किया। शाखा प्रबंधक सुमेई नाम की एक महिला थी। सुमेई एक बहुत ही प्रेरणादायक महिला थी। 39 साल की उम्र में उन्होंने 3 साल पहले अपने पति को कैंसर से खो दिया था और अब वह अपनी 18 वर्षीय बेटी और सास के साथ रह रही थी। मूल रूप से नी यांग नियमित रूप से जिंगुआ गांव के ग्रामीणों को प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं बचा था। इसलिए नी यांग को बाहरी लोगों को नियुक्त करना पड़ा। सुमेई असाधारण रूप से जिम्मेदार थी और इस काम को बहुत पसंद करती थी। यांग, ये पिछले कुछ दिनों के खाते हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? सुमेई ने नी यांग को खाता बही और 3 बड़े लोहे के बक्से दिए। उनके साधारण और थोड़े जंग लगे बाहरी हिस्से के बावजूद उनमें पिछले कुछ दिनों में अर्जित सभी राजस्व रखे हुए थे। धन्यवाद आंटी सुमेई। नी यांग ने बही खाता ले लिया। उसने बही खाते को सरसरी तौर पर देखा। उसका लापरवाह व्यवहार उसकी गहन जांच को छुपा रहा था। केवल सुमेई ही जानती थी कि नी यांग कितनी सावधानी से काम लेती थी और छोटी छोटी अनियमितताओं को भी पकड़ लेती थी। बक्सों में एक सप्ताह का कुल कारोबार था जो 35,600 युआन था। पड़ोसी दूध चाय की दुकान से हुई कमाई को मिलाकर कुल कारोबार 78,000 युआन हुआ। पैसा बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। 50 युआन के नोटों को एक साथ समूहीकृत किया गया तथा 1 युआन के नोटों को भी एक साथ समूहीकृत किया गया। इन असंख्य सिक्कों से लगभग 20 किलोग्राम नकदी प्राप्त हुई। जैसे ही वे पैसे गिन रहे थे, एक छोटी स्कूली लड़की अपना बैग लेकर दौड़ी। माँ, हुई, क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो, सुमेई ने पूछा। वह युवती सुमेई की बेटी सुन हुई थी। सांस फूलने की वजह से सन हुई ने कहा, माँ, दादी आंगन में गिर गई थी। उन्हें पड़ोस की आंटी झांग अस्पताल ले गई थी। यह सुनकर सुमेई घबरा गई। क्या हुआ? तुम्हारी दादी अचानक क्यों गिर गई? नी यांग ने ऊपर देखा और कहा, चाची सु, अगर आपको कोई जरूरी काम निपटाना है तो बेझिझक जाइए। लेकिन दुकान में तो बहुत भीड़ है। सुमेई को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। जल्दी करो और जाओ। आपातकालीन स्थितियों में इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा एक विचारशील नियोक्ता बनना चाहता हूँ। उस समय सुन हुई ने नी यांग को देखा और कहा, स्कूल की सुंदरी। नी यांग अचंभित रह गया। सन हुई ने आगे कहा, मेरा नाम सन हुई है। मैं सैन मिडिल स्कूल में कक्षा 3 की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। क्या तुम स्कूल की खूबसूरत छात्रा नहीं हो, नी यांग? अपने आकर्षक रूप के कारण तथा स्थानांतरण छात्र परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के कारण नी यांग स्कूल में एक किंवदंती बन गई थी। नी यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं नी यांग हूँ, लेकिन स्कूल ब्यूटी कहलाना बहुत ज्यादा चापलूसी है। स्कूल सुंदरी, क्या तुम भी यहाँ अंशकालिक काम करती हो? हुई ने पूछा। सुमेई ने कहा, यहाँ यांग बॉस है। संभवतः आश्चर्यचकित होकर हुई ने कहा, हे भगवान, तुम बहुत अद्भुत हो, स्कूल ब्यूटी। यद्यपि कभी कभी व्यवसाय का स्वामित्व लेना नकारात्मक अर्थ रखता था,
लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से हासिल कर सकता था। नियांग ने आगे कहा, हुई हुई, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी दादी गिर गई हैं और अस्पताल में हैं? तुम्हें और आंटी सुमेई को जल्दी से जाकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। नियांग द्वारा याद दिलाए जाने पर सुन हुई को अचानक याद आया, यह सही है माँ, चलो जल्दी चलें। सुमेई ने अपना एप्रन खोला, थोड़ा शर्मिंदा हुई, तो नियांग, हमें चलना चाहिए। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया और आगे कहा, अगर आपको कोई कठिनाई आती है चाची सो, तो बेझिझक मुझे किसी भी समय बताएं। जरूर, धन्यवाद यांग। माँ और बेटी जल्दी से दुकान से बाहर निकल गईं। सन हुई ने कहा, हमारी स्कूल की सुंदरी अच्छी लगती है। मैं सोचती थी कि वह अलग थलग रहती है, लेकिन अब पता चला है कि वह बहुत मिलनसार है। उन दिनों किसी के आचरण को वर्णित करने के लिए कूल जैसा कोई लोकप्रिय शब्द नहीं था। अलोफ एक उचित पूर्व आधुनिक समतुल्य था। सुमेई ने सिर हिलाया, हाँ, यांग एक अच्छा व्यक्ति है। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि श्रीमती सन को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। उनके सिर पर सिर्फ खरोंच आई थी और थोड़ी सी पट्टी बांधने के बाद उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। यह देखकर कि श्रीमती सन ठीक थीं, सुमेई ने राहत की सांस ली और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, माँ, जब आप घर पर अकेली हों तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। हम भाग्यशाली थे कि आज कोई गंभीर घटना नहीं हुई, लेकिन अगर आपकी टांगें चोटिल हो जाती तो क्या होता? श्रीमती सन ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे पता है। कुछ दिन पहले ही बर्फबारी हुई थी और जमीन बर्फीली थी। मैं थोड़ी तेज चल रही थी और मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं फिसल जाऊंगी। समय उड़ गया और एक और महीना बीत गया। बर्फ और हिम पिघल गए हैं, नदी के किनारों पर लगे विलों के पेड़ उगने लगे हैं और छतों और छज्जों पर घोंसले बनाते हुए अबाबीलों की छायाएं हर जगह देखी जा सकती हैं। गर्म सूरज आसमान में था और नियांग आंगन में पौधों के लिए मिट्टी को ढीला कर रही थी। शंगगुआन देहुई, निकुई हुआ और श्रीमती शंगगुआन छोटी नियुन को नदी किनारे पतंग उड़ाने के लिए ले गए थे। नियांग उनके साथ जाने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए वह घर पर ही रही। इस समय पतले हाथों की एक जोड़ी ने नियांग की आंखों को ढक लिया। उसकी आस्तीन से तंबाकू की हल्की गंध आ रही थी। अनुमान लगाओ मैं कौन हूं? नियांग थोड़ा मुड़ी और हंसी, मैं अनुमान लगा रही हूं कि यह अगले दरवाजे से एरगौजी होगा। जल्दी से कबूल करो कि एरगौजी कौन है। जितना ज्यादा तुम विरोध करोगी उतना ही बुरा होगा। मोकिशिन ने उसे छोड़ा, अपनी बाह उसकी कमर में लपेटी और उसे अपने पास खींच लिया। वह उसके ऊपर झुका, उसके होंठ उसके होंठों से टकरा रहे थे। धुएं की गंध साफ थी। यह देखकर कि वह रुकने वाला नहीं है, नियांग ने उसे धीरे से धक्का दिया, हंसते हुए कहा, भाई मो, तुम कब वापस आए? सूरज की रोशनी उसके गालों पर पड़ रही थी, जिससे वह उसे फिर से चूमना चाहती थी। मैं अभी लौटा हूं। मैं तुरंत आपसे मिलने आया था। कैसा रहा, बॉस? क्या मैंने अच्छा काम किया? मोकिशिन ने अपना सिर उसकी गर्दन पर टिकाया और पूछा। 3 महीने। उन्हें अपने बॉस से आखिरी बार मिले हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। नियांग ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी भी समीक्षाधीन है। मोकिशिन की मौजूदगी में नियांग को मिट्टी जोतने और खाद देने के काम से छुटकारा मिल गया। यह उसका पहला मौका था जब उसे इतना कठिन काम करना पड़ा, लेकिन नियांग के मार्गदर्शन में वह इसे काफी अच्छी तरह से करने में कामयाब रहा। झेंग परिवार। श्रीमती झेंग को एक फोन आया और वह जल्दी से पिछवाड़े की ओर भागी। झेंग जुन, मी झेंग फूलों की निराई कर रहे थे। श्रीमती झेंग को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर उन्होंने सवालिया लहजे में जवाब दिया, क्या हुआ? श्रीमती झेंग शायद ही कभी उसका नाम लेती थीं, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात न हो। श्रीमती झेंग रोने के कगार पर थीं। मुझे अभी अभी डॉक्टर जियाओरान का फोन आया था। उन्होंने हमें जल्द से जल्द आने के लिए कहा है। क्लैंग। मिस्टर झेंग के हाथ में कुदाल जमीन पर गिर गई। ठीक है, हम अभी चलेंगे। अध्याय 742, पहचान के परिणाम, जैविक पुष्टि। एक दोनों बुजुर्ग लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए बाहर चले गए। ओल्ड मास्टर झेंग ने कहा, अकिंग, जियाओरान ने क्या कहा? कभी कभी आशा जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है।
बूढ़े मास्टर जेंग उस नुकसान की भावना को फिर से अनुभव नहीं करना चाहते थे। जियाओरान के स्वर से लगता है कि यह अच्छी खबर होगी। बूढ़ी मैडम जेंग की आवाज कांप रही थी। फोन पर डॉक्टर जियाओरान की आवाज दबी हुई खुशी से भरी हुई थी। इस बार तो यह निश्चित ही होगा। सच सच, बूढ़े मास्टर जेंग की आंखें लाल हो गईं। हाँ, बूढ़ी मैडम जेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, हमें अभी निकलना होगा। बूढ़े मास्टर जेंग अभी बगीचे में घास फूस निकाल रहे थे और उनके कपड़ों पर काफी गंदगी लगी हुई थी। बदलने का क्या मतलब है? चलो चलें। इस समय ओल्ड मास्टर जेंग अपने कपड़े बदलने के मूड में नहीं थे। वह तुरंत डॉक्टर जियाओरान के घर जाकर नतीजे देखने के लिए बेताब थे। उसकी अपनी बेटी से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर आप कपड़े नहीं बदलना चाहते तो चलिए। बूढ़ी मैडम जेंग ने बूढ़े मास्टर जेंग की आस्तीन पकड़ी और बाहर चली गई। दोनों जल्दी जल्दी जा रहे थे और दरवाजे पर झेंग लिंगिंग से टकरा गए। दोनों बुजुर्गों को इतनी जल्दी में देखकर झेंग लिंगलिंग ने चिंता से पूछा, माँ, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बात पक्की होने से पहले बूढ़ी मैडम जेंग झेंग लिंगलिंग को यह बताना नहीं चाहती थी, तुम्हारे पिता और मैंने एक दूसरे से वादा किया है कि हम आज सुबह 11 बजे एक नाटक देखने जाएंगे और अब लगभग समय हो गया है। मुझे तुम्हें गाड़ी चलाकर ले जाने दो। झेंग लिंगलिंग ने बुजुर्गों का पीछा किया। उसे हमेशा लगता था कि ओल्ड मास्टर जेंग और ओल्ड मैडम जेंग उससे कुछ छिपा रहे हैं। यह नाटक देखने जितना आसान नहीं था। ये दो बूढ़ी मैडम जेंग और बूढ़े मास्टर जेंग कार में बैठ गए और मना कर दिया, लिंगलिंग, तुम घर पर रहो, घर पर और भी काम हैं, तुम्हारे पिता और मैं पहले जाएंगे। बोलने के बाद उसने कार का दरवाजा बंद किया और सामने बैठे ड्राइवर से कहा, जियाओलियू, चलो। झेंग लिंगलिंग ने धूल के निशान छोड़ती कार को देखा। उसकी आंखों में केवल असंतोष था। अब झेंग लिंगलिंग मूलतः यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि बूढ़ी मैडम जेंग और बूढ़े मास्टर जेंग केवल नाटक देखने नहीं जा रहे थे। आखिर ये दोनों बूढ़े उससे क्या छुपा रहे हैं? क्या इसका झेंग टिंगटिंग से कुछ संबंध है? इतने साल बीत गए, क्या झेंग टिंगटिंग अभी भी मरा नहीं है? झेंग लिंगलिंग मुड़ा और विला की ओर चला गया। ठीक इसी समय जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, उसने आंखें सिकोड़कर अपना सिर घुमाकर नौकरानी की ओर देखा। मेरे लिए जियाओ झांग को बुलाओ, मुझे बाहर जाना है। हाँ मैडम, नौकरानी ने सिर हिलाया। थोड़ी देर में झेंग लिंगलिंग एक कार लेकर एक आम आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। यहीं पर डॉक्टर जियांग रहते थे। आंटी जियांग। जब झेंग लिंगलिंग पहुंचे तो डॉक्टर जियांग सोफे पर चाय पी रहे थे। कमरा काफी पुराना था। मेज पर एक पुराना काला और सफेद टीवी सेट रखा हुआ था। यह सुनकर डॉक्टर जियांग ने आश्चर्य से अपनी चाय रख दी। लिंगलिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? झेंग लिंगलिंग ने कहा, मैं खास तौर पर आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आपकी दवा लेने के बाद मेरी माँ और पिताजी की हालत में बहुत सुधार हुआ है। मैंने 1 महीने से अपनी माँ को खांसते नहीं सुना है। डॉक्टर जियांग ने आंखें मूंदकर पूछा, क्या यह टॉनिक अब भी हर दिन पकाया जाता है? हर दिन, झेंग लिंगलिंग ने जवाब दिया। डॉक्टर जियांग सोफे से उठ खड़े हुए। मुझे यह सुनकर बहुत राहत मिली है, लेकिन भले ही आपके माता पिता अब पहले से बेहतर हैं, फिर भी उन्हें रोजाना टॉनिक की जरूरत है। ठीक है, झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। डॉक्टर जियांग लकड़ी की शेल्फ पर गए और एक सफेद प्लास्टिक की बोतल उठाई। अगर आप एक ही दवा लेते रहेंगे तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। पुरानी दवा अब आपकी माँ के लिए काम नहीं करेगी। इसकी जगह यह दवा ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद आंटी जियांग। झेंग लिंगलिंग ने बोतल ले ली। डॉक्टर जियांग ने कहा, मैं और आपकी माँ दशकों से पुराने दोस्त हैं, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक और बात है, झेंग लिंगलिंग ने आगे कहा। मुझे बताओ। झेंग लिंगलिंग ने खिड़की से बाहर देखा, फिर अपनी आवाज धीमी की और डॉक्टर जियांग के कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर डॉक्टर जियांग का चेहरा बदल गया। चिंता मत करो, एक सैनिक रास्ता रोक देगा और पानी धरती को ढक लेगा, डॉक्टर जियांग ने आगे कहा। इसके अलावा यह सिर्फ तुम्हारी अटकलें हैं। पहले घर जाओ। झेंग लिंगलिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिला दिया। एक क्षण रुको,
डॉक्टर जियांग ने झेंग लिंगलिंग की पीछे हटती हुई आकृति को पुकारा। झेंग लिंगलिंग ने पलटकर पूछा, क्या हुआ आंटी जियांग? तुम यही मेरा इंतजार करो। यह कहने के बाद डॉक्टर जियांग मुड़े और भीतरी कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जियांग अपने हाथ में एक अतिरिक्त लेकर बाहर आईं। अध्याय 743 पहचान परिणाम जैविक पुष्टि 2। यह क्या है? झेंग लिंगलिंग ने हैरान होकर पूछा। डॉक्टर जियांग ने कहा, वसंत ऋतु जल्द ही आने वाली है, इसलिए यह स्वेटर मैंने जियांजिंग के लिए बुना है। मौसम गर्म होने पर वह इसे कोट की तरह पहनना शुरू कर सकती है। झेंग लिंगलिंग हैरान रह गया, क्या आपको चक्कर नहीं आता? डॉक्टर जियांग को चक्कर आने की समस्या थी, जिसका उनके दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर भी जब भी वह झुककर काम करती थीं, तो उनके काम की वजह से उन्हें असहनीय चक्कर आते थे और उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। स्वेटर बुनने जैसे बारीक काम के लिए उन्हें आम लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा पसीना बहाना पड़ता था और समय भी लगाना पड़ता था। कुछ समय के लिए झेंग लिंगलिंग बहुत दुखी हो गया। डॉक्टर जियांग ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक स्वेटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि जियांजिंग को यह पसंद आएगा या नहीं। झेंग लिंगलिंग ने तुरंत कहा, उसे यह पसंद आएगा। जियांजिंग को यह बिल्कुल पसंद आएगा। झेंग जियांजिंग को इस तरह के हाथ से बुने हुए स्वेटर का आनंद कैसे नहीं मिल सकता था। इसके अलावा यह डॉक्टर जियांग की सद्भावना का प्रतीक है। यह अच्छी बात है, डॉक्टर जियांग ने आगे कहा। ठीक है, अब आपको वापस जाना चाहिए। झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। चाची जियांग, मैं अब जा रहा हूँ। डॉक्टर जियांग ने झेंग लिंगलिंग को जाते हुए देखते हुए सिर हिलाया। घर वापस आकर झेंग लिंगलिंग ने डॉक्टर जियांग द्वारा प्यार से बुना हुआ स्वेटर झेंग जियांजिंग को सौंप दिया और रहस्यमय तरीके से कहा, जियांजिंग, देखो अंदर क्या है। यह क्या है? झेंग जियांजिंग ने बैग लिया। बड़ा रहस्य क्या है? जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, झेंग लिंगलिंग ने जवाब दिया। झेंग जियांजिंग ने बैग खोला और उसमें से एक पीले रंग का कार्डिगन स्वेटर निकाला और मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, इस स्वेटर का रंग भयानक है। यह तो बिल्कुल पीला है। माँ, क्या तुमने इसे खरीदा है? तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब है। झेंग लिंगलिंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। आप कैसी बातें कह रहे हैं? आपका मतलब पीले रंग से क्या है? क्या यह रंग सुंदर नहीं है? जो भी हो, मुझे यह पसंद नहीं है। झेंग जियांजिंग ने लापरवाही से स्वेटर एक तरफ फेंक दिया। झेंग लिंगलिंग ने फिर स्वेटर उठाया। यह तुम्हारी दादी जियांग ने बुना है। यह उनके स्नेह का प्रतीक है। तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? चक्कर से पीड़ित डॉक्टर जियांग के बारे में सोचते हुए, जो झेंग जियांजिंग के लिए स्वेटर बुनने पर जोर दे रहा था, झेंग लिंगलिंग का दिल दुख गया। क्या दादी जियांग? झेंग जियांजिंग ने आगे कहा, मुझे लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। पिछली बार मैंने इसे स्टडी रूम के बाहर जोर से और साफ सुना था। उसने दादी से कहा, पालक बेटी कभी भी जैविक बेटी के बराबर नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि दादी को अपनी जैविक बेटी को खोजने के लिए मना भी लिया। जब से उसने अध्ययन कक्ष के बाहर हुई उस बातचीत को सुना था, तब से झेंग जियांजिंग को डॉक्टर जियांग के बारे में पसंद करने लायक एक भी बात नहीं मिली थी। डॉक्टर जियांग ने तो बस मामला और बिगाड़ दिया। वह एक चालाक और तुच्छ व्यक्ति है। झेंग लिंगलिंग ने आह भरते हुए कहा, जियांजिंग, तुम अभी भी छोटी हो और कुछ चीजें नहीं समझती हो। तुम्हें बस एक बात जानने की जरूरत है। दादी जियांग तुमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बहुत चक्कर आते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस स्वेटर को बुनना उनके लिए कितना मुश्किल है? झेंग जियांजिंग ने हंसते हुए कहा, उसके चक्कर का मुझसे क्या लेना देना है? ऐसा नहीं है कि मैंने उससे यह स्वेटर बुनने के लिए विनती की थी। क्या उसने सोचा था कि इतनी घटिया रणनीति अपनाकर उसे जीतना इतना आसान था? केवल झेंग लिंगलिंग को ही इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तुम इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? झेंग लिंगलिंग ने हताशा में कहा, देखो, दादी जियांग ने गंभीर चक्कर आने के बावजूद तुम्हें स्वेटर दिया। तुम्हारी दादी के बारे में क्या? तुम्हारी दादी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्होंने तुम्हें क्या दिया है? दादी झेंग की तुलना में डॉक्टर जियांग अधिक दादी जैसी हैं। दादी झेंग ने कभी भी झेंग जियांजिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बनाया था।
झेंग जियांजिंग ने नाक भौं सिकोड़ी, वे दोनों अच्छे नहीं हैं। दादी झेंग हमेशा अपनी जैविक बेटी की ही परवाह करती थीं और खुद को कभी अपनी पोती की तरह नहीं मानती थीं, और डॉक्टर जियांग सिर्फ झेंग परिवार की हैसियत के कारण ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वह स्पष्ट रूप से चापलूसी करने वाली थी। वे लोग मूलतः चापलूस लोग हैं। झेंग लिंगलिंग ने गुस्से से कहा, जियांजिंग, तुम दादी जियांग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? झेंग जियांजिंग के पास शब्द नहीं थे। उसने कहा, माँ, आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? क्या यह सब इस गंदे रंग के स्वेटर के लिए है? क्या यह इसके लायक है? आखिरी बार, यह स्वेटर पीले रंग का नहीं है। झेंग लिंगलिंग ने अपना गुस्सा दबाया। कुछ दिनों में तुम्हारी दादी जियांग दादी की शारीरिक जांच के लिए आएंगी। उस समय तक बेहतर होगा कि तुम इसे पहन लो और दादी जियांग को ठीक से धन्यवाद दो। अगर तुम इसे पहनना चाहो तो पहन सकती हो, मैं नहीं पहनूंगी। झेंग लिंगलिंग ने तब कहा, यदि आप इसे नहीं पहनना चाहते हैं तो यह भी ठीक है, लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इस महीने अपना भत्ता पाने के बारे में भूल सकते हैं। दादी झेंग हर महीने झेंग जियांजिंग को 4500 युआन भत्ता देती है। हालांकि पैसा दादी झेंग से आता है, लेकिन यह पहले झेंग लिंगलिंग के हाथों से जाता है। अध्याय 744, पहचान परिणाम, जैविक होने की पुष्टि हुई। 3 झेंग जियांजिंग ने भौहें सिकोड़ी, फिर स्वेटर ले लिया। मैं समझ गया। झेंग लिंगलिंग ने आह भरते हुए कहा, जियांजिंग, एक दिन तुम मेरे इरादों को समझ जाओगी। डॉक्टर जियाओरान की प्रयोगशाला झेंग परिवार के घर से काफी दूर है। झेंग कुलपति बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, लेकिन आज लगता है कि धैर्य उन पर अपना असर खो चुका है। वह ड्राइवर से लगातार आग्रह कर रहे थे, मानो वह कार से कूदना चाहते हों। शियाओलियू, जल्दी करो, और भी तेज। जियाओलियू ने कहा, बूढ़े मालिक, मैं इतनी ही तेजी से जा सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने असंतुष्ट होकर कहा, सबसे तेज गति भी इतनी धीमी है। लगता है हमें नई कार लेनी होगी। झेंग की कुलमाता भी बहुत चिंतित थी। जियाओलियू, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? चलो शॉर्टकट लेते हैं। शियाओलियू ने कहा, बूढ़े मास्टर, बूढ़ी मालकिन, कृपया चिंता न करें। मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि हम डॉक्टर शियाओरान की प्रयोगशाला में लगभग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये 10 मिनट उस वृद्ध दंपति को 10 वर्षों से भी अधिक लंबे लगे। अंततः कार प्रयोगशाला के सामने रुकी। मुखिया इंतजार नहीं कर सका और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। उसके पीछे मुखिया भी थी। जल्दबाजी में बूढ़ा आदमी लगभग एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन शियाओलियू ने समय रहते उसे सहारा दिया। बूढ़े मालिक, कृपया सावधान रहें। बाहर से शोर सुनकर डॉक्टर जियाओरान सफेद लैब कोट पहने हुए लैब से बाहर आए। अकिंग, अंकल झेंग, आप यहाँ हैं। जियाओरान, कुलमाता ने डॉक्टर जियाओरान का हाथ पकड़ लिया। यहाँ तक कि आमतौर पर चुप रहने वाले मुखिया ने भी पूछा, शियाओरान, परीक्षा परिणाम की स्थिति क्या है? डॉक्टर जियाओरान के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिखा। उन्होंने जवाब दिया, अकिंग, अंकल झेंग, कृपया चिंता न करें। अंदर आए और हम बात करेंगे। डॉक्टर जियाओरान को इस तरह व्यवहार करते देखकर दंपति को अपने दिलों में एक धड़कन महसूस हुई। क्या वे पुनः निराश होने वाले थे? जियाओरान, सीधे अकिंग को बताओ कि वह लड़की मेरी टिंगटिंग है या नहीं। कुलमाता की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर जियाओरान ने उन्हें सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अकिंग, क्या तुम और अंकल झेंग एक कप चाय पीना चाहेंगे? मानसिक रूप से तैयार हो जाओ और मैं रिपोर्ट ले आऊंगा। मानसिक रूप से तैयार रहें। क्या यह हो सकता है कि नीकुईहुआ वास्तव में उनकी बेटी नहीं थी? कुलमाता की मुस्कान तुरंत गायब हो गई तथा उस समय कुलपिता का मूड जटिल हो गया। वे तो हमेशा से आशा लगाए बैठे थे। वास्तविकता इतनी क्रूर क्यों होती है? क्यों? बस क्यों? कुलपति ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उनका हृदय दुख से भर गया। इस प्रकार की असुविधा शब्दों से परे थी। डॉक्टर जियाओरान तुरंत डीएनए परीक्षण रिपोर्ट लेकर वापस आए। अंकल झेंग यहाँ। कुलपति बहुत दुखी थे और रिपोर्ट स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। कुलमाता ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली।
रिपोर्ट में पेशेवर शब्दावली भरी हुई थी। उसने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और सीधे आखिरी लाइन पर पहुंच गई। जांच की गई जीन सूचीबद्ध माता पिता की आनुवंशिक स्थितियों के साथ संरेखित हैं। उनके जैविक संबंध की संभावना की गणना की गई है 99.9999%। नीचे लाल मुहर थी। जैविक पुष्टि। जैविक पुष्टि। कुलमाता के चेहरे पर असीम दुख से असीम खुशी का भाव आ गया। वह इस क्षण में जितनी खुश थी उतनी ही दुखी भी थी जब उसने अपनी बेटी को खो दिया था। भगवान का शुक्र है, इससे अधिक अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। कुलमाता इतनी खुश हुई कि वह रिपोर्ट को अपने सीने से लगाकर रोने लगी और सिसकने लगी, टिंग टिंग, मेरी टिंग टिंग। झिंग जुन, बूढ़ा आदमी, हमें हमारी टिंग टिंग मिल गई। स्वर्ग ने दया दिखाई है। मुखिया ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा? वह हमारी है। वह हमारी जैविक टिंग टिंग है। वह हमारी टिंग टिंग है। इसे देखो, कुलमाता लगभग खुशी से बड़बड़ा रही थी। कुलपति ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की और कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली। जब उसने लाल मोहर देखी जिस पर लिखा था पुष्टिकृत जैविक, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इतने सालों तक इंतजार किया था। अंततः उसे अपनी जैविक बेटी मिल गई। वह उसकी बेटी थी। वह जानता था कि उसका अंतर्ज्ञान गलत नहीं होगा। अखिंग, बूढ़ी औरत, हमने टिंग टिंग को पा लिया है। हमने टिंग टिंग को पा लिया है। हमने आखिरकार टिंग टिंग को पा ही लिया। मुखिया ने कुलमाता को गले लगाया और वे दोनों एक साथ रो पड़े। पास में खड़ी डॉक्टर जियाओरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अकिंग, अंकल झेंग, यह अच्छी खबर है कि हमें टिंग टिंग मिल गई है। आप दोनों को रोना बंद कर देना चाहिए। हाँ, जियाओरान सही कह रही है, यह अच्छी खबर है। हमें रोना नहीं चाहिए। कुलमाता ने डॉक्टर जियाओरान द्वारा दिया गया रुमाल स्वीकार कर लिया और कुलमाता के चेहरे से आंसू पोंछ दिए। अध्याय 745, पहचान परिणाम, जैविक पुष्टि। 4 बूढ़े मिस्टर झेंग ने हठपूर्वक अपना सिर घुमाया, मैं रो नहीं रहा हूं। जियाओरान, धन्यवाद। बूढ़ी मालकिन झेंग ने डॉक्टर जियाओरान की ओर देखा। अकिंग, यह मेरा कर्तव्य है, डॉक्टर जियाओरान ने उत्तर दिया। बूढ़े मिस्टर झेंग उत्सुकता से खड़े हो गए। चलो अकिंग, हम अपनी बेटी को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है। दोनों बुजुर्ग लोग प्रयोगशाला से बाहर निकले और कार में बैठ गए। इस बार वे प्रयोगशाला जाते समय की अपेक्षा और भी अधिक उत्सुक थे। अकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन कपड़ों में ठीक लग रहा हूं? बूढ़े मिस्टर झेंग अपनी बेटी को देखने के लिए उत्सुक थे और अपनी शक्ल सूरत को लेकर चिंतित भी थे। बूढ़ी मालकिन झेंग ने आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, तुम्हारे सारे कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि हम जाने से पहले कपड़े बदल लो। दंपति बेचैनी से कार में बैठे रहे। क्या आपको लगता है कि टिंग टिंग हमें पहचान पाएगी? बूढ़ी मालकिन झेंग ने घबराते हुए पूछा। क्या वह मुझे दोषी ठहराएगी कि जब वह छोटी थी तो मैंने उसकी अच्छी देखभाल नहीं की थी? यह सब मेरी गलती थी। मेरी गलती। अगर मैं ज्यादा सतर्क होती तो हम अपनी टिंग टिंग को नहीं खोते। बूढ़े मिस्टर झेंग ने उसे सांत्वना दी। यह तुम्हारी गलती नहीं थी अकिंग, यह नहीं था। जल्द ही वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बूढ़े मिस्टर झेंग और मालकिन झेंग जल्दी से कार से बाहर निकले और नी परिवार के आंगन की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे नी परिवार के आंगन में पहुंच गए। बूढ़ी मालकिन झेंग ने बूढ़े मिस्टर झेंग की ओर देखा। झेंग जुन, क्या आपके पास पहचान रिपोर्ट है? हमें इसे अपने बच्चे को दिखाना होगा। बूढ़े मिस्टर झेंग ने तुरंत अपनी जेब से रिपोर्ट निकाली। समझ गया। पहचान रिपोर्ट मिल जाने पर बूढ़ी मालकिन झेंग ने दरवाजा खटखटाया। बैंग बैंग बैंग। प्रत्येक दस्तक पिछली दस्तक से अधिक जोरदार होती जा रही थी। तभी दरवाजा खुला। दोनों बुजुर्ग लोग बहुत खुश हुए। टिंग टिंग। लेकिन निकुईहुआ की जगह शांगगुआन देहुई ने दरवाजा खोला। चाचा झेंग, चाची झेंग, टिंग टिंग कहाँ है? अरे रुको, दया कहाँ है? बूढ़ी मालकिन झेंग ने पूछा। वह यार्ड में है।
शंगगुआन देहुई के बोलने से पहले ही बूढ़े मिस्टर झेंग और बूढ़ी मालकिन झेंग घर में घुस आए। शंगगुआन देहुई ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी। अंकल और आंटी झेंग इतने तेज कब हो गए? वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरों पर निराशा का भाव स्पष्ट था। क्या वह सचमुच इतना निराशाजनक था? शंगगुआन देहुई ने असमंजस में दरवाजा बंद कर दिया। जब ओल्ड मास्टर झेंग और ओल्ड मिस्ट्रेस झेंग दौड़कर अंदर आए तो निकुई हुआ एक खरगोश को कुछ सब्जियां खिला रही थी। टिंग टिंग। बूढ़े मिस्टर झेंग और बूढ़ी मालकिन झेंग दौड़कर आए और निकुई हुआ को कसकर गले लगाया। टिंग टिंग, हमारी प्यारी बेटी, हमने आखिरकार तुम्हें पा लिया। निकुई हुआ दंग रह गया। क्या चल रहा है? अंततः अपने बच्चे को देखकर, जिसके लिए वे दिन रात तरसते रहते थे, बुजुर्ग दंपति अपने आंसू रोक नहीं सके। शंगगुआन देहुई भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि निकुई हुआ ने उसे अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैविक माता पिता इतनी जल्दी आ जाएंगे। चाचा झेंग, चाची झेंग, क्या आपको यकीन है कि आपने मुझे किसी और के लिए गलत नहीं समझा है? निकुई हुआ ने बूढ़े मिस्टर और मालकिन झेंग के आंसू पोंछे। यद्यपि वह बहुत समय से जानती थी कि वह अपने माता पिता की जैविक पुत्री नहीं है, फिर भी यह विचार उसके लिए विश्वास करना कठिन था कि ओल्ड मिस्टर और मिस्ट्रेस झेंग उसके जैविक माता पिता हो सकते हैं। यह बहुत अविश्वसनीय था। शंगगुआन देहुई ने आगे बढ़कर कहा, चाचा झेंग, चाची झेंग, यह कोई मजाक की बात नहीं है। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि दया आपकी जैविक बेटी है? वह जानता था कि झेंग परिवार ने कई साल पहले एक बेटी खो दी थी और वह बुजुर्ग दंपति की भावनाओं को समझ सकता था। लेकिन अगर यह गलतफहमी निकली, तब केवल बुजुर्ग दंपति ही आहत नहीं होंगे। निकुई हुआ हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उसके जैविक माता पिता कैसे दिखते थे और उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। बूढ़ी मालकिन झेंग ने अपनी सिसकियां रोकते हुए कहा, हमने उसे गलत नहीं समझा। हमने नहीं समझा। दया हमारी बेटी है। वह टिंग टिंग है। बूढ़े आदमी, झेंग जुन, जल्दी से उसे पहचान पत्र दिखाओ। अतीत में उनके बीच गलतफहमियां हुई थीं, यही कारण है कि ओल्ड मिस्ट्रेस और मिस्टर झेंग इस बार बहुत सतर्क थे और अपनी बेटी को स्वीकार करने से पहले पहचान के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बूढ़े मिस्टर झेंग ने कांपते हाथों से रिपोर्ट शंगगुआन देहुई को सौंप दी। शंगगुआन देहुई ने रिपोर्ट ली और उसे पढ़कर हैरान रह गए। तो निकुई हुआ वास्तव में ओल्ड मिस्टर और मिस्ट्रेस झेंग की जैविक बेटी थी। शंगगुआन देहुई ने निकुई हुआ को रिपोर्ट दी, दया, अंकल झेंग और चाची झेंग आपके जैविक माता पिता हैं। निकुई हुआ ने रिपोर्ट ली और जैसे ही उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, उसकी आंसुओं से भर आईं। अध्याय 746, पहचान परिणाम, जैविक पुष्टि। 5 उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके जैविक माता पिता उसके जीवनकाल में उसे खोजने आएंगे। यह सब कुछ बहुत असत्य सा लग रहा था। क्या वह सपना देख रही थी? मेरी बेटी, मेरी बेचारी बेटी, मुझे माफ कर दो। श्रीमती झेंग ने निकुई हुआ को फिर से गले लगाया। मिस्टर झेंग एक तरफ खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? निकुई हुआ ने पूछा। यह सवाल संभवतः हर परित्यक्त बच्चे के दिल में गहराई से दबा हुआ है। उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया? चूंकि वे उसे चाहते ही नहीं थे तो उन्होंने उसे जन्म ही क्यों दिया? अपने अतीत के बारे में सोचते हुए निकुई हुआ को अन्याय की भारी अनुभूति हुई। उसके दत्तक पिता ने उसे पैसों के लिए म्यू जिनबाओ को सस्ते दामों में बेच दिया था। म्यू परिवार में उसे जीवन की कड़वाहटों का भरपूर सामना करना पड़ा था। क्यों? अब अपने जैविक माता पिता को देखकर वह बस यह समझना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो, श्रीमती झेंग ने अतीत को याद करते हुए रोते हुए कहा। 35 साल पहले जीवन उतना समृद्ध नहीं था जितना कि अब है। राष्ट्र अशांत दौर से गुजर रहा था और प्रतिभाओं की कमी थी। श्री और श्रीमती झेंग को अपनी अनोखी नौकरी के कारण बीजिंग से 5000 किलोमीटर दूर काम करना पड़ता था। उस समय झेंग टिंगटिंग केवल 3 साल की थी। 3 साल की टिंगटिंग बहुत होशियार थी। न केवल वह 100 तक गिन सकती थी, बल्कि वह 300 तांग कविताएं भी सुना सकती थी।
अपने खाली समय में श्रीमती झेंग उसे अंग्रेजी भी पढ़ाती थी। पहाड़ी क्षेत्र में कठिन जीवन स्थितियों के बावजूद 3 लोगों का परिवार बहुत खुश था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन जब श्रीमती झेंग टिंगटिंग को मंदिर के मेले में ले जा रही थीं, तो वह भीड़ में खो गईं। श्रीमती झेंग लगभग व्याकुल हो गईं और 3 दिन और 3 रात बिना सोए उन्हें टिंगटिंग नहीं मिली। श्री झेंग उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे जिस दिन उसे अपनी पत्नी मिली। श्रीमती झेंग को पहचानना असंभव था। उसका एक बार बेदाग साफ सुथरा रूप अब मैला और गंदा हो गया था, चोटों से भरा हुआ। वह लगातार टिंगटिंग का नाम पुकारती रही, लेकिन उसके पास रोने के लिए एक भी आंसू नहीं बचा था। शायद केवल वे ही लोग मां के हृदय को समझ सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। श्री झेंग उसे दोष नहीं दे सकते थे। अपना काम पूरा होने के बाद वे श्रीमती झेंग को बीजिंग वापस ले गए और उनकी मदद के लिए एक विदेशी मनोवैज्ञानिक को नियुक्त किया। श्रीमती झेंग की हालत में तब तक सुधार होता रहा जब तक कि जियांग यान झेंग लिंगलिंग को प्रशांत महासागर पार करके उनसे मिलने नहीं ले आया। दोनों ने अपनी प्यारी बेटी खो दी थी। दोनों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया था। इस साझा दुख ने श्रीमती झेंग को अपनी बेटी के लिए अपना सारा प्यार झेंग लिंगलिंग पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उसके बाद श्रीमती झेंग हर साल उस जगह पर जाती थी जहां टिंगटिंग खो गई थी। उन्होंने अपनी बेटी की तलाश कभी नहीं छोड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत लगातार उनके साथ छल कर रही थी। सौभाग्य से इस बार उन्होंने अंततः उसे ढूंढ लिया। टिंगटिंग, मेरी बच्ची, भगवान की इच्छा से हम आखिरकार एक परिवार के रूप में फिर से मिल गए हैं। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। श्रीमती झेंग तब तक रोती रहीं जब तक उनकी आवाज बंद नहीं हो गई। झेंग परिवार के बारे में खबर ने बीजिंग में सालों पहले काफी हलचल मचा दी थी। शंगगुआन देहुई ने इसके बारे में कुछ कुछ सुना था। दया, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसा आंटी झेंग ने बताया था। उसने झूठ नहीं बोला। शंगगुआन देहुई की पुष्टि पर निकुईहुआ ने अपने संदेह को छोड़ दिया। श्री और श्रीमती झेंग को कसकर गले लगाया और कहा, माँ, पिताजी, अरे टिंगटिंग, मेरी बेटी। बुजुर्ग दंपति ने ये 2 शब्द सुनने के लिए कई वर्षों तक इंतजार किया था। माँ और पिताजी शब्द सरल लग सकते हैं। इनमें कुल मिलाकर केवल 14 स्ट्रोक होते हैं। संभवतः केवल श्रीमान और श्रीमती झेंग ही जानते थे कि माँ और पिताजी की यह पुकार सुनने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया था। उन्हें कई झूठे अलार्मों का सामना करना पड़ा था। जब वृद्ध दंपति थोड़ा शांत हो गए तो शंगगुआन देहुई और निकुईहुआ ने उन्हें लिविंग रूम में ले गए। मिस्टर और मिसेस झेंग एक पल के लिए भी निकुईहुआ का साथ नहीं छोड़ते थे। वे दोनों निकुईहुआ का हाथ अपने दोनों तरफ से पकड़े हुए थे, मानो उन्हें डर हो कि वह अगले ही पल गायब हो जाएगी। बुजुर्ग दंपत्ति ने निकुईहुआ को घेर लिया और उससे कई बातें की। टिंगटिंग, तुम्हारा पूरा नाम झेंग टिंगटिंग है। झेंग झेंग ईयर से है और टिंग पिंगटिंग सुंदर से है। तुम्हारे पिताजी के 2 छोटे भाई हैं, तुम्हारे चाचा हैं और तुम्हारी एक चाची भी है जिसका नाम झेंग सुयू है। वह हमारे घर में रहती है। निकुईहुआ को इस समय बहुत अजीब महसूस हुआ। उसका उपनाम मूलतः झेंग था और उसका पुराना नाम झेंग टिंगटिंग था। उसके माता पिता के अलावा उसके और भी रिश्तेदार थे। ओहा टिंगटिंग, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, श्रीमती झेंग ने आगे कहा। आप बोल सकते हैं। श्रीमती झेंग सावधानी से अपने शब्दों का चयन कर रही थीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे खो जाने के बाद मैंने एक बेटी को गोद लिया जो तुमसे 4 साल बड़ी है। उसका नाम काओ लिंगरुई था, लेकिन उसने इसे बदलकर झेंग लिंगलिंग रख दिया। लिंगलिंग की माँ तुम्हारी चाची थी जो मेरी इकलौती बहन थी। तुम्हारी चाची और उसके पति की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और केवल लिंगलिंग ही बची। अध्याय 747, पहचान परिणाम, जैविक पुष्टि। 6 उसे डर था कि निकुईहुआ नाराज हो सकता है। आखिरकार उसने निकुईहुआ के लापता होने के कुछ समय बाद ही झेंग लिंगलिंग को गोद लिया था। फिर भी उसके समझाने के बाद निकुईहुआ के चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उसके लिए झेंग लिंगलिंग भी बदकिस्मत रही है जिसने 7 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था।
यह स्वाभाविक ही था कि झेंग की दादी, जो दुनिया में लिंगलिंग की एकमात्र रिश्तेदार थी, ने उसे गोद लिया था। यह देखकर कि नी कुई हुआ ने उसे दोष नहीं दिया, झेंग के दादा और दादी ने राहत की सांस ली। झेंग के दादा ने आगे कहा, बच्चे, तुमने अपनी माँ की कहानी सुनी है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि तुमने इतने साल कैसे गुजारे हैं। मैं ठीक हूँ, सब कुछ बहुत पहले हो चुका था और नी कुई हुआ अपने माता पिता के दुख में इजाफा नहीं करना चाहती थी। दया का जीवन बहुत कठिन था, शंगगुआन देहुई ने अचानक हस्तक्षेप किया। जब दया किशोरी थी तो उसे उसके दत्तक पिता ने पड़ोसी गांव में म्यू नामक परिवार को बेच दिया था। वहां उसका बहुत बुरा समय बीता। म्यू ने उसे शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे बेटा पैदा न करने का दोषी ठहराया। उन्होंने दया की 3 नवजात बेटियों को भी त्याग दिया और फिर अपनी शादी के बाद से नी कुई हुआ और शंगगुआन देहुई के बीच शायद ही कोई रहस्य था। कभी कभी केवल रोते हुए बच्चे को ही दूध मिलता है। इसके अलावा ये सभी चीजें नी कुई हुआ ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की थी। यदि नी कुई हुआ उस अतीत को यूं ही नजरअंदाज कर दे तो यह स्थिति उसके लिए बहुत अनुचित प्रतीत होगी, बहुत अनुचित। झेंग के दादा और दादी, जो किसी तरह रोना बंद कर चुके थे, इस बिंदु पर फिर से रो पड़े। टिंग टिंग, मेरी बेचारी बच्ची, हमने तुम्हें इतने सालों तक तकलीफ में रहने दिया, यह सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। अगर हम तुम्हें पहले ही पा लेते तो तुम्हें इस तरह से तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। हमें खेद है, हमें बहुत खेद है। शंगगुआन देहुई ने जो बातें कहीं, उन्हें सुनना असहनीय हो सकता है, इतना कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। कोई नहीं जानता था कि नी कुई हुआ ने इतने साल कैसे गुजारे। दादाजी झेंग और दादी झेंग का दिल बहुत टूट गया। वे संघर्ष कर रहे थे। नी कुई हुआ ने झेंग के दादा और दादी को सांत्वना देते हुए कहा, अब सब ठीक है, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है ना? लिविंग रूम का माहौल कुछ भारी था। जब नी यांग और मो किशन छोटी नीयू के साथ नदी से लौटे तो यह दृश्य उनका स्वागत कर रहा था। उन सभी ने अपने सिर पर विलो से बने मुकुट पहने हुए थे। यांग, जियाओमो, तुम वापस आ गए। नी कुई हुआ ने उसके चेहरे से आंसू पोंछे। यहाँ आओ, आओ। नी यांग और मो किशन ने एक दूसरे की आंखों में उलझन देखी और एक दूसरे को देखा। वे लिटिल नीयून को पकड़कर आगे बढ़े। कर्कश आवाज में नी कुई हुआ ने कहा, यांग, यून, ये तुम्हारे दादा और दादी हैं। तकनीकी रूप से नी यांग को झेंग की दादी और दादा को दादा और दादी कहना चाहिए, लेकिन चूंकि वृद्ध दंपति का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए प्रथा के अनुसार उन्हें दादा और दादी कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। दादा दादी, क्या चल रहा है? नी यांग एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। मो किशन भी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि छोटी नीयून ने झेंग के दादाजी की ओर अपनी बाहें फैला दी। दादाजी, मुझे पकड़ो। झेंग के दादा ने आंसू भरी आंखों से छोटी नीयून को लिया। यून, यह तो उसकी अपनी पोती थी, अपने ही। झेंग के दादाजी बहुत उत्साहित थे। झेंग की दादी ने नी यांग का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। अच्छा बच्चा, दादी को तुम्हें देखने दो। कोई आश्चर्य नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारे बहुत करीब महसूस हुआ। डार्लिंग, दादा और दादी ने आखिरकार तुम्हें पा लिया। परिवार की 4 पीढ़ियां एक दूसरे को कसकर गले लगा रही थी। उनका परिवार अंततः पुनः एक हो गया, अंततः पुनः मिलन हुआ। नी यांग को सामान्यतः पता था कि क्या हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि झेंग के दादा और दादी ही नी कुई हुआ के जैविक माता पिता थे। निश्चित रूप से शंगगुआन देहुई के अगले शब्दों ने इसकी पुष्टि की। यांग, अंकल झेंग और आंटी झेंग आपकी मां के जैविक माता पिता हैं। तो यह सच है। नी कुई हुआ ने मो किशन को झेंग के दादा और दादी से मिलवाया। मां और पिताजी, यह यांग का प्रेमी जियाओमो है। मो किशन ने विनम्रता से जवाब दिया, दादा झेंग, दादी झेंग। झेंग परिवार और मो परिवार दोनों करीबी दोस्त थे, इसलिए बूढ़ा दंपति मो किशन को अच्छी तरह से जानता था। तकनीकी रूप से मो किशन को उन्हें अंकल और आंटी कहना चाहिए। उन्हें दादा दादी कहकर संबोधित करना कुछ अजीब सा लगा। जियाओमो,
झेंग की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास आज लाल लिफाफा तैयार करने का समय नहीं था, हम बाद में निश्चित रूप से इसे आपके लिए बना देंगे। भले ही यह मोकिशिन थोड़ा बेकार था, वह सुंदर और सौम्य था, उतना बुरा नहीं जितना अफवाह फैलाई गई थी। वह और नियांग एक साथ अच्छे लग रहे थे। और अगर मोकिशिन सचमुच बेकार भी हो तो क्या हुआ? झेंग परिवार इतना धनी था कि वह मोकिशिन को रखने में सक्षम था। चूंकि नियांग उसे पसंद करते थे, इसलिए बड़ों के रूप में वे निश्चित रूप से अपना पूरा समर्थन देंगे। झेंग के दादा दादी नी परिवार के साथ अंधेरा होने तक रुके और फिर घर चले गए। वे शुरू में निकुई हुआ और उसके परिवार को झेंग परिवार के पास वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन पहले से बहुत सारी तैयारियां नहीं की गई थीं, इसलिए बूढ़ा दंपत्ति पहले ही सामान तैयार करने के लिए निकल गया। आखिरकार उनकी खोई हुई बेटी यही थी और वह अचानक फिर गायब नहीं हो जाएगी। वे एक भव्य पारिवारिक पुनर्मिलन समारोह आयोजित करना चाहते थे। वृद्ध दंपति चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौट आए। झेंग लिंगलिंग ने पूछा, माँ, पिताजी, क्या कुछ अच्छा हुआ? झेंग के दादा ने शेखी बघारी, लिंगलिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? झेंग लिंगलिंग ने असमंजस में पूछा। झेंग के दादा झेंग लिंगलिंग के साथ यह रोमांचक समाचार साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। लिंगलिंग, हमने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। बहन? झेंग लिंगलिंग का दिल धड़क उठा। यह हो सकता है। झेंग टिंगटिंग? झेंग टिंगटिंग मरा नहीं था। झेंग लिंगलिंग ने अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, आश्चर्य जताते हुए, क्या यह टिंगटिंग है? झेंग की दादी ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया, हा हा हा, यह तुम्हारी बहन टिंगटिंग है। इतने सालों के बाद आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। क्या झेंग टिंगटिंग वास्तव में जीवित है? झेंग लिंगलिंग अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रही थी। माँ, पिताजी, क्या आप निश्चित हैं? पिछली कुछ बार की तरह इसे झूठा अलार्म न बनने दें। ये दो बूढ़े लोग, उन्होंने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर जियांग से कहा था कि वे अब अपनी जैविक बेटी की तलाश नहीं करेंगे। आखिर उन्हें झेंग टिंगटिंग इतनी जल्दी कैसे मिल गई? वह जानती थी कि शुरू से ही उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह नहीं माना। भयानक, बहुत ही भयानक। झेंग की दादी ने दृढ़ता से कहा, हम इस बार गलत नहीं होंगे, हम बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। यह टिंगटिंग है, मेरी बेटी। अपनी कड़वाहट को दबाते हुए झेंग लिंगलिंग ने कहा, माँ, आजकल लोग बहुत चंचल हो गए हैं। वहां बहुत से लोग शक्तिशाली और अमीर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें घर में भेड़िए को आमंत्रित करने से बचने के लिए हर चीज की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। वैसे, क्या आपने पितृत्व परीक्षण करवाया है? इसे किसने करवाया? अध्याय 748, रिश्तेदारों को पहचानो। एक झेंग लिंगलिंग को बहुत परेशानी महसूस हुई। अगर झेंग टिंगटिंग को सचमुच ढूंढ लिया गया और वापस लाया गया, तो उसके और झेंग जियांजिंग के साथ क्या होगा? झेंग टिंगटिंग की वापसी का मतलब होगा कि वह परिवार की विरासत के लिए लड़ने के लिए वापस आ रही है। इतने वर्षों तक उसने इन दो वृद्ध प्राणियों की समर्पित भाव से सेवा की थी और उसका यह परिणाम था। माँ, यह बहुत बड़ी बात है, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, झेंग लिंगलिंग ने आगे कहा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। हमने पहले ही पहचान कर ली है। वह मेरी टिंगटिंग है, मेरी बेचारी टिंगटिंग जिसने अतीत में बहुत कुछ सहा है। जैसे ही उसने कहा, बूढ़ी महिला झेंग फूट फूट कर रोने लगी। क्या मैं पहचान पत्र देख सकता हूं? झेंग लिंगलिंग ने आगे पूछा। बूढ़े आदमी झेंग ने झेंग लिंगलिंग को पहचान पत्र सौंपे। जैसे ही उसने कागजात लिए, वह सदमे से पीली पड़ गई। उसने सोचा था कि बूढ़े मिस्टर और मिसेस झेंग को बस कोई ऐसा मिल गया है जो झेंग टिंगटिंग जैसा दिखता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन दो बूढ़े प्राणियों ने माता पिता बच्चे की पहचान भी कर ली होगी। अगर पहचान नहीं हुई होती तो स्थिति को संभालने के तरीके हो सकते थे, लेकिन अब जब पहचान हो चुकी थी तो वह क्या कर सकती थी? झेंग लिंगलिंग की इच्छा थी कि वह उसी समय कागज को टुकड़े टुकड़े कर दे। माँ, पिताजी, आपको यह कब पता चला? यह इतनी बड़ी खुशी की घटना है, आपने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया?
झेंग लिंगलिंग ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाया। जब वे परीक्षण के लिए डॉक्टर वांग के पास गए तो क्या उन्होंने पहले ही झेंग जियानजिंग के बाल नहीं बदलवा लिए थे? वे लोग उसकी पीठ पीछे गुप्त रूप से पहचान करवाने कब गए थे? श्रीमती झेंग ने जवाब दिया, हमें हाल ही में परिणाम मिला है। आपके पिता और मैंने इस पर चर्चा की और हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि यह एक गलत अलार्म होगा। मैं समझ गया, झेंग लिंगलिंग ने चिंतित होकर कहा। माँ, पिताजी, टिंगटिंग को खोजने के लिए बधाई। ओह, वैसे टिंगटिंग अब कहाँ है? वह आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? श्रीमती झेंग ने आगे कहा, तुम्हारी बहन टिंगटिंग अभी घर पर है। तुम्हारे पिता और मैंने इस पर चर्चा की है और उसके घर वापस आने पर एक भव्य पार्टी आयोजित करने और अपने पूर्वजों को औपचारिक रूप से मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। झेंग लिंगलिंग का ईर्ष्यालु दिल लगभग तड़प रहा था जब उसने कहा, हाँ, इतने लंबे समय के बाद टिंगटिंग को पाना वाकई एक बढ़िया अवसर है। हमें एक बड़ी पार्टी करनी चाहिए। माँ, इस बार दावत का ख्याल मुझे रखने दो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह शानदार हो। श्रीमती झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंगलिंग, तुम्हारी इच्छा ही काफी है। इस पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए तुम्हारे पिता और मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम टिंगटिंग के बहुत आभारी हैं, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। इस घटना को व्यक्तिगत रूप से संभालना और इसे झेंग लिंगिंग पर छोड़ देना अलग अर्थ रखता। देखना, जैविक बेटी और दत्तक बेटी के बीच यही अंतर था। अब जबकि जैविक बेटी वापस आ गई थी तो दत्तक बेटी घास के एक तिनके के समान महत्वहीन हो गई थी। यहां तक कि उन्हें भोज के आयोजन के विशेषाधिकार से भी वंचित कर दिया गया। काश वह याद कर पाती कि झेंग परिवार के सभी भोज, चाहे वे बड़े हों या छोटे, हमेशा उसी द्वारा आयोजित किए जाते थे। झेंग लिंगलिंग ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सारा काम तुम्हें और पिताजी को ही करना है। ओह ठीक है माँ, पिताजी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैंने रसोई से खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ खाना बचाकर रखने को कहा है। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हें परोसती हूँ। श्रीमती झेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको लिंगलिंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपके पिता और मैं पहले ही टिंगटिंग के यहाँ खाना खा चुके हैं। झेंग लिंगिंग की मुस्कान के कोने लगभग मुरझा गए। ठीक है माँ, पिताजी, आप दोनों को जल्दी आराम करना चाहिए। श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, लिंगलिंग। झेंग लिंगलिंग तीसरी मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में वापस लौटी, अभी भी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। क्या हुआ? किसने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया? झेंग लिंगलिंग के पति, जो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, ने झेंग लिंगलिंग की ओर देखा जब वह अंदर आई। झेंग लिंगलिंग के पति का नाम सनवू था। परिवार में शादी करके दामाद बनने के कारण झेंग परिवार में उनकी ज्यादा मौजूदगी नहीं थी। झेंग लिंगिंग ने गुस्से में कहा, आप अभी भी अखबार पढ़ने के मूड में हैं। हम जल्द ही झेंग परिवार में पैर नहीं जमा पाएंगे। क्या हुआ? सुनवू ने अपना अखबार नीचे रख दिया। उन्हें अपनी जैविक बेटी मिल गई, झेंग लिंगलिंग ने कहा। सुनवू को आश्चर्य हुआ, उन्होंने वास्तव में उसे ढूंढ लिया? क्या मैं ऐसी बात पर मजाक करूंगी? झेंग लिंगलिंग इतनी गुस्से में थी, हर चीज उसे परेशान कर रही थी। सनवू ने आगे कहा, यह अविश्वसनीय है। वह 35 साल से लापता थी और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसे कहाँ पाया? उन्होंने उसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया था कि मैंने पहले एक शब्द भी नहीं सुना था। सुनवू ने कभी नहीं सोचा था कि झेंग टिंगटिंग, जो 35 साल से लापता थी, मिल सकेगी। झेंग लिंगलिंग ने जब यह सुना तो उसे और भी गुस्सा आया और उसने एक तकिया पकड़ा और उसे सुनवू पर फेंक दिया। माँ, तुम अभी भी उसे माँ कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अपना दामाद मानती है? बस रुको। एक बार जब उसकी जैविक बेटी वापस आ जाएगी तो हमारा पूरा परिवार एक पुल के नीचे रहने लगेगा। अध्याय 749, परिवार को पहचानो। दो सुनवू ने तकिया सोफे पर रख दिया, फिर कहा, यह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, है ना? वे आमतौर पर हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, तुम बस चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुन वू ने आगे कहा, वैसे आपकी बहन पहले किस तरह के परिवार में रहती थी? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। झेंग लिंगलिंग ने तब कहा, उन दो बुजुर्गों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली थी और वे बुढ़ापे में हमारी देखभाल पर निर्भर थे। अब जब उन्हें अपनी जैविक बेटी मिल गई है तो हम उनके लिए कौन हैं? इन शब्दों पर सुन वू ने आंखें मूंद ली। तुम जो कह रहे हो उससे लगता है कि मामला काफी गंभीर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वे हमें घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे, है ना? तार्किक रूप से पालक बेटी जैविक बेटी जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती। झेंग लिंगलिंग की चिंताएं अकारण नहीं थीं। झेंग लिंगिंग सोफे से उठ खड़ी हुई, नहीं, मुझे अभी पता लगाना है कि झेंग टिंगटिंग कौन है। उसने जो कुछ भी उसका था उसकी रक्षा करने और किसी को भी उसे छीनने नहीं देने का दृढ़ निश्चय किया था। दुश्मन की स्थिति को समझकर ही हम अगली लड़ाई जीत सकते हैं। अब तुम बाहर जा रहे हो? सुन वू को कुछ आश्चर्य हुआ। जैसे ही झेंग लिंगलिंग ने अपना कोट पहना और बाहर निकली, उसने कहा, मैं शायद बहुत देर से वापस आऊंगी, तुम पहले सो जाओ। वैसे बाद में जियानजिंग के स्कूल को फोन करके उसे कल वापस आने के लिए कहो। ठीक है, सुन वू ने सिर हिलाया। झेंग लिंगलिंग आधी रात को ही चले गए। ऊपर दादाजी झेंग और दादी झेंग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पुनर्मिलन कैसे आयोजित किया जाए। उस रात कुछ लोग खुश थे, कुछ चिंतित थे और कुछ लोग सारी रात जागते रहे। मो परिवार। यह सुनकर दादाजी मो और दादी मो दोनों दंग रह गए। छठे भाई, क्या यह सच है? क्या आपकी सास वास्तव में आंटी झेंग की जैविक बेटी हैं? दादी मो ने पूछा। मो किशेन ने सिर हिलाया, यह सच है। दादी मो ने तब कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले तुम्हारी सास परिचित लगती थी। मैंने यह बात तुम्हारे पिता से भी कही थी। पहले तो यह केवल अनुमान था, कौन सोच सकता था कि निकुई हुआ वास्तव में श्रीमती झेंग की बेटी थी। बोलने के बाद दादी मो ने आगे कहा, चूंकि आपकी सास आंटी झेंग की बेटी हैं, इसलिए आप उन्हें अब आंटी झेंग नहीं कह सकते, आपको उन्हें यंगयांग की तरह दादी कहना चाहिए। दादाजी मो ने कहा, इसके साथ ही हमारी सभी पीढ़ियां एक पायदान नीचे चली गई हैं। मो किशेन और नियांग के साथ मिलकर वे और निकुई हुआ समकक्ष बन गए और दादा झेंग और दादी झेंग उनसे एक पीढ़ी आगे थे। दादी मो ने हंसते हुए कहा, बच्चों को अपना कहने दो, हम अपना कहेंगे। यह बिल्कुल भी मिला जुला नहीं है। इतने सालों के बाद आकिंग ने आखिरकार टिंगटिंग को पा ही लिया। यह एक कठिन यात्रा रही है। दादी मो दादा झेंग और दादी झेंग के लिए वास्तव में खुश थी। वह जीवन भर दादी झेंग की बहन रही थी और वह जानती थी कि उनका जीवन कितना कठिन था। अब चीजें बदलने लगी हैं। झेंग परिवार के बारे में बात करने के बाद दादी मो ने मो किशन को देखा और कहा, छठे भाई, इस बार वापस आने के बाद आप फिर से नहीं जाएंगे, है ना? मो किशन ने चाय की चुस्की ली। जब मैं यांगयांग के पारिवारिक व्यवसाय से निपट लूंगा तो मुझे एफ कंट्री की यात्रा करनी होगी। फिर से एफ कंट्री जा रहे हो? दादी मो ने आगे कहा, क्या हमारा चीन अच्छा नहीं है? तुम हमेशा एफ कंट्री क्यों भागते हो? तुम साल भर मुश्किल से घर पर रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी? मो किशेन हंसे, चिंता मत करो, यांगयांग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। दादी मो ने आह भरते हुए कहा, छठे भाई, भविष्य में ईमानदारी से घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। हमारे पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन हम तुम्हें रखने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। दादी मो सचमुच चिंतित थी। मो किशन इस वर्ष पहले से ही 29 वर्ष के हो चुके थे और अभी भी उनके नाम पर कुछ भी नहीं था और इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा भी खराब थी। दादाजी मो भी चिंतित थे। नियांग बेहतर और बेहतर हो रहा था और उन्हें डर था कि मो किशन नहीं रह पाएगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम भी अब जवान नहीं रहे, तुम्हें भविष्य में इधर उधर भागना बंद कर देना चाहिए, बीजिंग में ईमानदार रहना चाहिए। मैं बाइचुआन को तुम्हें कंपनी में एक छोटा सा पद दिलवा दूंगा, अब घर बसाने का समय आ गया है। यह सुनकर मो किशेन ने असहायता से अपनी कनपटी रगड़ी। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ, मेरा अपना व्यवसाय है, मुझे बाइचुआन की मदद की जरूरत नहीं है। दादाजी मो ने अपना पाइप कॉफी टेबल पर पटक दिया।
हम तुम्हारे माता पिता हैं, क्या हम तुम्हें नीची नजर से देखेंगे? इस डर से कि उसने मो किशेन के अभिमान को ठेस पहुंचाई है, दादी मो ने जल्दी से उसे खुश करना शुरू कर दिया। चलो इसे छोड़ दें, चूंकि बच्चा बाइचुआन की मदद नहीं चाहता है, इसलिए बाइचुआन को परेशान न करें। अध्याय 750 परिवार को पहचानो। 3 बूढ़े मास्टर मो ने आह भरी। पिताजी, माँ, मैं पहले ऊपर आराम करने जा रहा हूँ, मो किशेन ने आगे कहा। आगे बढ़ो, बूढ़ी मैडम मो ने सिर हिलाया। 1 मिनट रुको, बूढ़े मास्टर मो फिर बोले। मो किशेन ने अपना सिर घुमाया। क्या हुआ पिताजी? यह लो, बूढ़े मास्टर मो ने मो किशन को कुछ दिया। इसे देखते हुए मो किशन ने इसे एक बैंक कार्ड के रूप में देखा। पिताजी, अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मो किशन ने कार्ड ओल्ड मास्टर मो को लौटा दिया। बूढ़े मास्टर मो ने सीधे चेहरे से कहा, अगर मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो तो तुम इसे रखो। तुम हाल ही में यांगयांग के साथ रहे हो, जब तुम बाहर हो तो कंजूसी मत करो। जब तुम्हें खर्च करना चाहिए तब खर्च करो, चिंता मत करो, हमारे पास घर पर पर्याप्त पैसा है। पिताजी, मेरे पास वास्तव में पैसों की कोई कमी नहीं है। मो किशन ने कार्ड वापस कॉफी टेबल पर रख दिया और ऊपर की ओर चल दिया। मो किशन के पास न तो कोई नौकरी थी, न ही उसके पास कोई बचत थी, तो यह कैसे संभव हो सकता था कि उसके पास पैसों की कमी न हो? बूढ़े मास्टर मो ने मो किशन का पीछा करने के इरादे से कार्ड उठाया, लेकिन उनकी नजर लिविंग रूम के कोने में जियो यिंगेंग पर पड़ी, जो वाटर कूलर से भरे कप से पानी पी रही थी। शिव यिंगेंग लगभग 4 महीने पहले मो परिवार के घर में रहने आई थी और फिर कभी बाहर नहीं गई। जियो यिंगेंग को देखकर बूढ़े मास्टर मो को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा था। मो किशन शायद जियो यिंगेंग द्वारा उपहास किए जाने से डर रहा था और अपनी आखिरी गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा सचमुच बहुत खराब हालत में था। यह उनकी चूक थी। बूढ़े मास्टर मो ने आह भरी और बैंक कार्ड पकड़कर सोफे पर वापस लेट गए। यहाँ पर शिव यिंगेंग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। मो किशन की उम्र कितनी थी और उसमें वाकई इतनी हिम्मत थी कि वह अपने परिवार से पैसे मांग सके। वह उसके इन दावों से मूर्ख नहीं बनी कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है या उसका अपना कोई व्यवसाय नहीं है। उसने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। वह भोली भाली छोटी लड़की नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। दरअसल मो किशन के ऐसा करने का कारण बहुत सरल था। वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। वह चाहता था कि वह उससे प्यार करने लगे। क्या यह पुरुषों की सामान्य आदत नहीं थी? भले ही उनकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वे एक दूसरे से फ्लर्ट करते रहते हैं। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वे उसे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं? वह दयनीय था, यह सोचकर कि वह उसे धोखा दे सकता है। उसके सपनों में क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह वही भोली भाली व्यवसायी महिला नियांग थी? क्या उसने सोचा था कि वह उसे भी उसी तरह गोल गोल घुमा सकता है जैसे उसने नियांग को घुमाया था? वह मिस्टर मोक की पत्नी बनने वाली थी। मो परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, फिर उनके पास मो किशन जैसा व्यक्ति, एक उड़ाऊ पुत्र कैसे आया? ऐसा पारिवारिक दुर्भाग्य। शिव यिंगेंग ने अपनी गति बढ़ा दी और मो किशन से आगे चल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि यह मो किशन के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसने अभी अभी उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुना था। मो किशन को उसे धोखा देने के बारे में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। जियो यिंगेंग ने मो किशन की तरफ एक बार फिर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह घमंड से उसके पास से गुजर गई। झेंग लिंगलिंग सुबह 2 बजे तक घर वापस नहीं आई और सुनवू अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? झेंग लिंगिंग को कुछ आश्चर्य हुआ। क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ? सुनवू ने कहा। ओहा, तुम्हारी जांच कैसी चल रही है? इतनी बड़ी घटना घटने पर वह कैसे सो सकता था? झेंग लिंगलिंग ने अपना कोट उतार दिया। मुझे सब कुछ पता चल गया है। सुनवू ने अधीरता से पूछा, तो आपकी छोटी बहन की असली कहानी क्या है? झेंग लिंगलिंग ने हंसते हुए कहा, वह निकुई हुआ नाम की एक देहाती लड़की है, तलाकशुदा भी। उसके साथ 2 बोझ हैं। एक देहाती लड़की? यह सुनकर सुनवू को राहत महसूस हुई।
ग्रामीण क्षेत्र के लोग भोले भाले होते हैं और उनके साथ व्यवहार करना आसान होता है। वास्तव में यह जानने पर कि नी कुई हुआ एक देहाती लड़की थी, झेंग लिंगलिंग ने भी राहत की सांस ली। इसके अलावा जब नी कुई हुआ देश में थी तो उसकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी और उसे एक शब्द भी नहीं आता था। वह अनपढ़ है, उसने उपहास किया। एक अनपढ़ लड़की झेंग के घर में पैर रखने के लायक नहीं है। बस इंतजार करो और देखो। परिवार के पुनर्मिलन समारोह में कौन जानता है कि वह देहाती क्या हरकतें करेगा। झेंग लिंगलिंग ने आंखें मूंद ली। मैं उस बूढ़ी डायन को दिखा दूंगी कि उसकी असली बेटी बनने के लिए कौन उपयुक्त है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सुन वू ने पूछा। झेंग लिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बड़ी अनपढ़ देहाती लड़की को शर्मिंदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। सुन वू ने सिर हिलाया, तुम सही हो। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन दिनों बूढ़े मास्टर और बूढ़ी मैडम झेंग परिवार के पुनर्मिलन समारोह की तैयारियों में कड़ी मेहनत कर रहे थे। बूढ़े मास्टर झेंग ने कई निमंत्रण पत्र लिखे थे जिनमें झेंग परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, ओल्ड मास्टर और ओल्ड मैडम झेंग ने बीजिंग के शीर्ष 3 होटलों में 600 से अधिक टेबल भी बुक कर ली थी, जो सभी के लिए पर्याप्त थी। झेंग का घर उत्सवपूर्वक सजाया गया था और खुशियों से भरा हुआ था। ये सब देखकर झेंग लिंगलिंग अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रहा था। जैविक संतान होने के कारण जो प्यार मिलता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।